करवट बदलते बदलते रोली परेशान हो गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसकी नज़र अचानक खिड़की की ओर गई। पूर्णिमा का पूर्ण चांद मानो चांदनी को अपने आगोश में लेकर इतरा रहा हो। सौंदर्य का पर्याय चंद्र अपनी ओर देखने को विवश कर रहा हो। लेकिन जब अपना मन अशांत हो तो कायनात का सारा सौंदर्य बेमानी लगता है। रोली से बेहतर इसे कौन जान सकता था। 30 वर्षीय रोली अकेलेपन के साथ समाज की उलाहनों से भी जूझ रही थी। साथ ही माँ पिता की चिंता भी मन को व्याकुल कर देती थी। रिश्तों की कतार रोली के जीवन में आई, लेकिन कोई भी रिश्ता रोली के लिए सही नहीं बैठता था। कुछ दिन पहले ही एक अमीर घराने का रिश्ता आया था, लेकिन पत्री न मिलने से रोली की माँ ने साफ इनकार कर दिया। रोली भी पढ़ी लिखी, देखने में सुंदर थी। उसके पापा भी शहर के जाने माने रईस थे। इन्हीं ख्यालों में खोई रोली करवट बदल रही थी कि सहसा उससे कुछ आहट सुनाई दी। लगा कोई उसके कमरे में है। उसका कमरा ऊपर था। उसके माँ पिताजी नीचे सोते थे। उसने चारों ओर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वो सोने का प्रयास करने लगी। नींद की गिरफ्त में रोली आने ही वाली थी कि कुछ गिरने की आवाज़ हुई और उसकी नींद खुल गई। उसने सोचा बालकनी से आवाज़ आई है। भय मिश्रित नज़रों से उसने बालकनी की ओर देखा तो एक परछाई उसे दिखाई दी। जब डर हावी होता है तो हाथ पैर में शिथिलता आ जाती है, लेकिन रोली ने अपनी पूर्ण आंतरिक शक्ति का प्रयोग करते हुए बालकनी की ओर बनी खिड़की को खोला, जो कि उसमें जाली लगी थी। इसीलिए रोली को उस समय वो रक्षा कवच की तरह लग रही थी। बाहर देखा, एक व्यक्ति मुंह पर कपड़ा लगाए खड़ा था। तुम कौन हो? घबराए स्वर में रोली ने पूछा। मैं चोर नहीं हूँ। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया। मैं तो बस मैं क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं क्या हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन बस आज की रात आप मुझे पनाह दे दीजिए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। कुछ चेहरे अजनबी होने के बावजूद अपने से लगते हैं। दिल पहली बार में ही उन पर विश्वास करने लगता है। ऐसा ही रोली को एहसास हुआ। पता नहीं क्यों रोली की उसकी बात में कुछ सत्यता लगी। उसने बालकनी का गेट खोला और उसे अंदर बुलाया। फिर एक गिलास पानी दिया और कहा, थोड़ा रिलैक्स रहो, फिर बताना क्या हुआ तुम्हारे साथ। रात्रि का मध्यम पहर, दो अजनबी साथ। फिर दोनों की बात शुरू हुई। सागर नाम है मेरा। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मैंने दिन रात एक करके ये मुकाम हासिल किया है। किसी ने साजिश के तहत मुझे भ्रष्टाचार के आरोप में फंसा दिया। मेरी पहले ही पोस्टिंग हुई थी। पैसों की कमी की वजह से मैं केस हार गया और मुझे जेल हो गई। अपने आप को बेगुनाह ना साबित कर पाने की वजह से मुझे अवसाद ने घेर लिया। मौत को गले लगाना चाहता था, लेकिन सोचा एक बार बागी बनकर देखा जाए। पुलिस से बचकर तुम्हारे घर की सरल रली है। मुजरिम तुम्हारे सामने हाजिर है। तुम चाहो तो पुलिस को फ़ोन कर सकती हो। रोली उसकी बातों में ऐसे खो गई मानो कोई फिल्म देख रही हो। अचानक वो वर्तमान में आई और उसने कहा, नहीं, मुझे कोई पुलिस नहीं बुलानी। सुबह होने के पहले तुम यहाँ से चले जाओ। सागर ने एक बार रोली को गौर से देखा। आकर्षक चेहरा, मानो कुछ कहना चाहता हो। उसने रोली से कहा, आपका नंबर मिल जाता तो अच्छा होता। रोली मानो उससे बात करना चाहती हो और उसने अपना नंबर दे दिया। फिर उसने कहा, अब तुम जाओ, सुबह होने वाली है। सुबह के 5 बजे थे। रात्रि मानो तीव्र गति से भाग रही हो। रोली ने सागर से कहा कि तुम्हें अब चले जाना चाहिए, इससे पहले कि सुबह का झुरमुटा हो। तुम चले जाओ, मैं तुम्हें पीछे वाले गेट से छोड़ कर आती हूँ। सागर ने कहा, ठीक है, बस मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। यदि आप मुझे पनाह नहीं देती तो मेरा जीवन भी होता या नहीं। आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। रोली ने कहा, अब जाओ तुम। सागर ने चलते चलते रोली से कहा, एक मेहरबानी और कर दीजिए। रोली ने कहा, क्या? प्लीज़ अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। एक पल के लिए रोली ने थोड़ा सोचा, फिर अपना नंबर देते हुए उसे विदा करने लगी। बिस्तर पर लेटते ही रोली कब नींद के आगोश में चली गई पता ही नहीं चला। सुबह नींद खुली तो रोली को अजीब सा एहसास हुआ। सोचने लगी, ये सपना तो नहीं था। लेकिन वहाँ रखा पानी का गिलास और पेन उसे एहसास दिला रही थी कि सचमुच रात एक अजनबी आया था। सोचा मम्मी पापा को बता दूँ, लेकिन फिर सोचा
उन्हें जैसे ही पता चलेगा कि वो मुजरिम था तो वो मुझे गलत कहेंगे। कुछ घटनाक्रम ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने अपनों से कहना भी चाहते हैं, लेकिन उनसे कुछ पहलू हमें कहने से रोक भी देते हैं। ऐसी ही उलझन में उलझी रोली का मन कुछ बेचैनी सी महसूस कर रहा था। ये अंदर चलित रोली को कुछ अच्छा सा एहसास भी हो रहा था, मानो उसके नीरस जीवन में प्यार का झरना फूटा हो। एक कशिश मन में महसूस हो रही थी, मानो कुछ खो सा गया हो। रह रह कर उस सुदर्शन युवक का चेहरा सामने आ जाता। सांवला रंग, सुंदर नैन नक्श, लंबा शरीर, जैसे अदालत में अपनी पैरवी कर रहा हो। रोली कभी उसका चेहरा तो कभी उसकी बातें याद करती। फिर सोचने लगी, मैंने उसका फ़ोन नंबर भी नहीं लिया। साथ ही मन आशंकित भी हो रहा था कि मेरे नंबर का वो कुछ गलत उपयोग ना कर ले, कहीं सचमुच अपराधी ही हो। शंका और आशंकाओं से घिरे मन के बीच एक मधुर एहसास भी रोली को महसूस हो रहा था, जिसे वो महसूस कर रही थी। भूल बस छूटे उसके पेन को ही उसका प्रतिबिंब मान रही थी। वो उस पेन को बार बार देख रही थी। रोली की माँ ने पूछा, बेटा आज तुम कुछ अनमनी सी लग रही हो, तबीयत तो सही है? रोली सहम गई, मानो उसकी माँ ने उससे पढ़ लिया हो। दरअसल अपराधी मन भय का अड्डा होता है। लगता है किसी ने हमें समझ लिया, चाहे कुछ ना भी हो। रोली ने बहुत दिनों के बाद अपना चेहरा आईने में देखा, ऐसा चेहरा जिस पर कुछ जीने की आरजू जागृत हुई, कुछ संवरने का भी मन हुआ। जीवन भले ही संघर्षमय हो, लेकिन सपने हमेशा जीवित होने चाहिए। रात हुई, एक अजीब सा इंतज़ार रोली को रहा कि शायद उसका फ़ोन आ जाए। इसी इंतज़ार में रोली की कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। अगले दिन रोली को पापा की आवाज़ सुनाई दी, किसी रिश्ते की बात सुनाई दी। उसका मन कर रहा था कि कह दे कि उसके दिल को तो कोई मुजरिम भा गया है, किसी अजनबी फरार मुजरिम को दिल दे बैठी है वो। लेकिन कुछ चाहते होठों की सीमा भी नहीं लांघ पाती। कुछ रिश्ते अनकहे ही रह जाते हैं। रोली की मम्मी बड़े उत्साह से कह रही थी कि काश यही हमारी रोली का रिश्ता हो जाए। अभी तक रोली जब भी उनके इस रिश्ते की बात चलती तो ध्यान से सुनती थी, लेकिन आज उसका ध्यान कहीं और था। 2 दिन तक सागर का कोई फ़ोन नहीं आया। रोली सोच रही थी, जीवन की वेदनी में प्यार का अध्याय ही नहीं शायद। काश मैंने ही उसका नंबर ले लिया होता। फिर नियति मानकर वो उसे एक सपना ही मानने लगी। सांझ का समय था। रोली अपने घर की गलियारे में टहल रही थी। अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजी। अनजान नंबर था। रोली के मन की कलिका मानो खिल गई हो कि कहीं मेरा इंतज़ार पूरा ना हो गया हो। अति उत्साह में फ़ोन उठाया। हेलो, आप कौन? उधर से आवाज़ आई। जी मैं सागर, वो मैं उस दिन, सॉरी, उस रात आपके घर आया था। वो दरअसल आपका एक हैंकी मेरे पास आ गया था और मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता था। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ। रोली की मन की वीणा मानो झनकृत हो गई। उसका वादक मिल गया हो। उसने जवाब दिया, जी क्यों नहीं, हम दोनों ज़रूर बात कर सकते हैं। सागर ने कहा, मैं आपको फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सोचता कहीं आपको बुरा ना लगे। फिर सोचा एक बार कोशिश तो करता हूँ। रोली ने कहा, अरे बुरा क्यों लगेगा, अब मैं आपका नंबर सेव कर लूँगी। रोली ने सागर से कहा, जी बिल्कुल, आप नंबर सेव कर लीजिए। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? वैसे अभी तक मेरा कोई दोस्त नहीं है, ना ही मेल ना ही फीमेल, सागर ने कहा। सागर की अस्पष्टवादिता रोली के मन को छूती जा रही थी। ऐसा ही तो साथी चाहती थी वो, बनावट रहित, जो हो पारदर्शी। फिर रोली ने कहा, जी अच्छा, मेरी कुछ दोस्त थी, उनकी शादी होगी, वो अपनी गृहस्थी में व्यस्त हैं, इसीलिए उनसे ज़्यादा संपर्क नहीं है। मेरा भी, मैं थोड़ा अंतर्मुखी स्वभाव का हूँ। दरअसल ज़िंदगी ने इतने इम्तिहान लिए कि ये सब करने का मौका ही नहीं मिला। सागर ने कहा, जी आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा। जीवन का नाम ही संघर्ष है। रोली ने कहा, एक शौक़ है मुझे, लिखने का। मैं लेखक बनना चाहता था, हालांकि कभी कुछ खास लिखा भी नहीं। सोचता कैरियर सेट होने के बाद कुछ लेखन को समय दूंगा, लेकिन सब खत्म सा हो गया। सागर ने कहा, जिंदगी में ख़त्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हर अंत एक नई शुरुआत होता है। एक नया सवेरा हमेशा प्रतीक्षा कर रहा होता है, इसीलिए निराश मत हो।
मुझे भी थोड़ा बहुत लेखन का शौक़ है और गाना मुझे बहुत पसंद है, रोली ने कहा। वाह, आप तो मंझी हुई लेखिका हो। जीवन के बारे में इतने अच्छे विचार। हर अंत एक नई शुरुआत है। बहुत सही कहा, मुझे भी गाने का शौक़ है। कभी कभी गुनगुना लेता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा नहीं गाता हूँ, हंसते हुए सागर ने कहा। क्या बात है, हम दोनों के शौक़ भी मिलते हैं। कभी गायक कर सुनाइए। रोली भी खुश होकर बोली। रोली बेटा, कुछ सामान ऑर्डर करना है। अंदर से रोली की माँ की आवाज़ सुनते ही रोली ने सागर से कहा, माँ बुला रही हैं, मैं फ़ोन रखती हूँ, हम दोनों बाद में बात करते रहेंगे। और हाँ, नेक्स्ट टाइम गाना तैयार रखिए। हंसते हुए रोली बोली, जी कोशिश करूँगा। कहते हुए सागर ने फ़ोन बंद कर दिया। एक अरसे बाद चहकती हुई रोली माँ के पास पहुँची। अरे वाह, आज तो बिटिया रानी खुश नज़र आ रही है, रोली की माँ ने कहा। रोली की माँ सोच रही थी, शायद रोली नए रिश्ते की बात से खुश है और वो मन्नत मांगने लगी कि यहाँ बिटिया रानी की बात बन जाए। रोली सागर की बातों को मन ही मन सोचने लगी। उसके कोरे कैनवास पर मानो प्यार का रंग बिखर गया हो। वो उसके आकर्षक चेहरे के अनेकों रूप की कल्पना करने लगी। रोली के जीवन में सागर का आगमन जैसे सूखे दरख्त को पानी मिल गया हो। कल्पना का जहाँ बहुत शीघ्र तीव्र गति से बनता है, एक वार्ता ने ही रोली के जीवन में रंग भर दिए थे। बहुत समय बाद रोली रात्रि को कुछ उमंग के साथ ख्वाबों में खोई थी। वो कभी अपनी तो कभी सागर की बातों को सोचकर मुस्कुराने लगी। ख्यालों में डूबी रोली की नींद कब लग गई पता ही नहीं चला। सुबह नींद खुली तो माँ की आवाज़ उसे सुनाई दी। वो और उसके पापा उसके रिश्ते की बात कर रहे थे। हमारे शहर के अमीर लोगों में गिनती है उनकी, और इकलौता लड़का है। इंजीनियर पास करके MBA कर रहा है। पिता के बिजनेस में हाथ बटाता है। देखने में भी अच्छा है। बस रोली की जन्म पत्रिका मिल जाए तो सब सही हो जाए। रोली के पिता ने कहा, अपनी रोली के लिए ऐसा ही रिश्ता चाहती थी मैं। काश यहाँ बात बन जाए। रोली को अपनी माँ ले आवाज़ सुनाई दी, मानो उसकी माँ उसके रिश्ते के लिए कितनी मन्नत मांग रही हूँ। कभी ज़िंदगी ऐसे दो राह पर भी आ जाती है कि हम जिस सपने के लिए दुआएं मांग रहे हों और जब वो पूरा होने वाला हो तो हमारी मन्नत ही बदल जाती है। ऐसा ही कुछ रोली के साथ हुआ था। वो अपने रिश्ते की बात सुनते ही सपने सजोने लगती थी, और आज उसके सपने में कोई और खड़ा था। राजकुमार तो नहीं था वो, लेकिन हाँ, उसका मनमीत प्रतीत हो रहा था। वो उसके मन में कसमकस थी कि काश वो अपनी चाहत को अपने माँ पिता से कह दे, लेकिन उसका मुजरिम होना रोली को न केवल रिश्ते के इनकार का संकेत देता था, बल्कि सागर का भविष्य भी उसे खतरे में लगता था। इसीलिए रोली ने खामोशी को ही बेहतर समझा। उसने सोचा, प्यार की सलामती प्यार के मिलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रोली के जीवन में मानो एक नई वजह का संचार हो गया हो। वो मन ही मन सागर की बातों को सोचकर मुस्कुराने लगी। वो उसके फ़ोन का इंतज़ार करती रहती, सोचती उसका गाना सुनेगी। प्यार का एहसास एक अलग जहां बसा लेता है। रोली नए रिश्ते से बेखबर अपने नए प्यार के एहसास में मसरूफ़ थी। रोली की माँ रोली के नए रिश्ते के लिए अति उत्साहित थी। उसके पापा ने दोनों की पत्री मिलान के लिए पंडित को दे रखी थी। सांस की झुरमुटे में रोली मंदिर में दिया बाती कर रही थी। उसके फ़ोन की घंटी बजी, मानो रोली के मन में खुशी का आंचल लहराया हो। उसने देखा, सागर का फ़ोन था। हेलो, मैं सागर, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? रोली ने कहा। मैं भी ठीक हूँ, सागर ने कहा। दोनों में शुरू में औपचारिक बातें हुई। फिर रोली ने सागर से कहा, हम दोनों अजनबी हैं, फिर भी बात करने से पहचान पुरानी सी लगती है। लगता है अपने मन की सारी परतें खोल दूँ। सागर ने कहा, मुझे भी आपसे पहली बार मिल के ही ऐसा लगा जैसे आपके सामने सारी ज़िंदगी की किताब खोल दूँ। धीरे धीरे दोनों बातों में कब इतना नज़दीक आ गए पता ही नहीं चला। फिर रोली ने कहा, मेरे पापा के घर आने का समय हो गया है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। थोड़ी ही देर में रोली के पापा आ गए। आज उनके चेहरे पर एक खुशी की चमक थी। आते ही उन्होंने रोली की माँ को बताया कि दोनों की जन्म पत्री मिल गई है। सुनते ही रोली की माँ तो मानो खुशी से चहक उठी।
वो बोली, कल ही लड़के वालों के यहाँ चलते हैं। रोली की धड़कनें तेज होती जा रही थी। पहली बार उसे कुछ प्यार का एहसास हुआ था। वो सागर को पसंद करने लगी थी और दूसरी ओर उसके रिश्ते की बात चल रही थी। जिंदगी की राहें बड़ी कठिन हैं। कभी अंधा मोड़ जहाँ से कोई रास्ता नहीं सोचता, और कभी दो राहें जहाँ से रास्ता चुनना मुश्किल होता है। ऐसी ही दो राहें पे खड़ी थी रोली। वो सोच रही थी कि दिल की सुने या माँ बाप की। एक तरफ अंतर मन में प्रेम की अनवरत धारा, प्रेम का पहला एहसास। दूसरी तरफ जन्मदाता समाज, उसके माँ पिताजी की चिर प्रतीक्षा। वो अपने माँ बाप को भली भांति जानती थी। यदि वो अपनी चाहत प्रकट करती तो उसे पूरा करने का भरकस प्रयास किया जाता। लेकिन चाहत का परिचय क्या दी एक मुजरिम जिसका ना कोई वर्तमान है ना कोई भविष्य। मन में चल रहे द्वंद्व ने रोली को विचलित कर दिया। जीवन में कोई फिल्मी कथा नहीं जहाँ प्रेम को ही सब कुछ मान लिया जाता है, और प्रेम भी सिर्फ एहसास मात्र का जिसके लिए सारी दुनिया छोड़ना मुनासिब थी। रोली ने सोचा, इस प्यार को यहीं दफन करना चाहिए। सारी चाहतें कहाँ मुकम्मल होती हैं। कुछ प्यार तो होठों के बाहर ही नहीं आ पाते। फिर सागर का जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। उसने अपने माँ बाप को अपने जीवन रोड थमाना उचित समझा। अगले दिन रोली की मम्मी पापा लड़की वालों के यहाँ गए। रोली भी उनके वापस आने की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थी। इसी बीच सागर का फ़ोन आया। उसने रोली को गाना सुनाया। रोली उस क्षण को जीना चाहती थी। उसने भरसक भरपूर प्रशंसा भी की। फिर सागर ने अपने द्वारा लिखी हुई कुछ लाइन भी सुनाई। रोली उसकी प्रतिभा की कायल हुई जा रही थी। थोड़ी देर में दरवाजे की घंटी बजी। सामने रोली के मम्मी पापा खड़े थे। उत्सुकता तो रोली को भी थी। आखिर उसका भविष्य निर्धारित होने वाला था। रोली की माँ ने रोली से कहा, बात बन ही जाएगी। बहुत अच्छे लोग हैं। हमारी रोली राज करेगी। बस दोनों एक दूसरे को पसंद कर ली। रविवार को लड़की देखने का प्रोग्राम रखा है। रोली की धड़कन तेज होने लगी। कभी सागर के बारे में सोचती तो कभी अपनी होने वाली पति के बारे में। समय निर्धारित हो जाता है तो वो पंख लगाकर उड़ता है। रविवार का दिन भी आ गया। रोली की आंखों में कुछ मलाल था तो कुछ ख्वाब भी। फिर वो घड़ी भी आ गई जब नीलेश और रोली दोनों एक दूसरे से मिली। सचमुच नीलेश काफ़ी आकर्षक व्यक्तित्व का धनी था। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और विवाह की अनुमति दे दी। रोली नीलेश से बात करके काफ़ी प्यार और सुकून महसूस करने लगी है, और धीरे धीरे विवाह की तारीख भी नज़दीक आ ही गई। भव्यता के साथ दोनों का विवाह हुआ। रोली की माँ और पिता की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। आलीशान बंगले में रोली का भव्य स्वागत हुआ। सभी मेहमान दोनों की जोड़ी की तारीफ कर रहे थे। रोली और नीलेश दोनों हनीमून पर गए। नीलेश का आकर्षक व्यक्तित्व और हंसमुख स्वभाव रोली को आकर्षित करता जा रहा था। नीलेश के प्यार में रोली डूबती जा रही थी। नीलेश के प्यार की सुगंध ने रोली का जीवन महका दिया था। संभ्रांत परिवार का नीलेश रोली को पलकों पर बिठा कर रखता था। नीलेश भी रोली की तारीफ करता रहता था। हनीमून के दिन पंख लगाकर उड़ गए। दोनों घर वापस आए तो घर वालों के प्यार ने रोली का मन मोहित कर दिया। धीरे धीरे सभी के प्यार से रोली अपने आप को खुशनसीब महसूस करने लगी। रोली अपनी सास के साथ मिलकर काम कर लेती थी और दोनों मिलकर ढेर सारी बातें भी करती थी। रोली एक दिन किचन में काम कर रही थी। नीलेश ने बाहों में भरकर बोला, तुम्हें पाकर ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी खुशी मिल गई है। मैंने कुछ पुण्य कार्य ही किए होंगे जो मुझे तुम जैसा जीवन साथी मिली। रोली भी अपने आप को खुशनसीब मानती थी। दोनों की शादी को 6 माह हो गए थे। 6 माह का समय कब बीता पता ही नहीं चला। रोली के माँ बाप भी रोली को खुश देखकर बहुत खुश होते थे। एक दिन रोली और उसकी सास दोनों साथ टीवी देख रहे थे। माँ अचानक फ़ोन की घंटी बजी। रोली ने फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, हेलो। उसने गाड़ी नंबर बताया और कहा कि इस नंबर की गाड़ी में जो व्यक्ति है उनका एक्सीडेंट हो गया है। उनके फ़ोन में आपका नंबर देखकर हमने आपको फ़ोन किया है। आप लोग यहाँ पर आ जाएं। और उसने एड्रेस बताया। रोली तो मानो अपना होश हवास ही खो गई थी।
बेतहासा घर से बाहर जाने लगी। उसके चेहरे की रंगत उड़ी देखकर उसकी सास ने कहा, क्या हुआ बेटा? तो रोली ने कहा, मम्मी उनका एक्सीडेंट हो गया है, हमको अभी तुरंत जाना होगा। और रोली का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। सास भी बुरी तरह रोने लगी। दोनों ने गाड़ी ली और घटनास्थल की ओर चल दिए। मुश्किल समय में तन और मन दोनों काम करना बंद कर देते हैं। दोनों बेसुध नीलेश तक पहुंचना चाहती थी। दोनों का मन आशंकित हो रहा था। कुछ घटनाक्रम जीवन को स्तब्ध कर देते हैं। सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। समय तो ठहर सा जाता है। छोटी दूरी भी मन से आधा दूरी बन जाती है। ऐसे ही रोली और उसकी सास के साथ हो रहा था। घटनास्थल पर पहुंचते ही पता चला कि नीलेश को हॉस्पिटल ले गए हैं। रोली और उसकी सास बेतहासा हॉस्पिटल भागी। वहां जाकर पता चला कि नीलेश का बहुत खून बह गया है। दोनों ने नीलेश के पापा को फ़ोन करके बताया और रोली ने अपने माँ पिताजी को भी बताया। जल्दी ही सभी लोग हॉस्पिटल आ पहुँचे। डॉक्टर ने बताया कि खून ज़्यादा बह जाने से खून की ज़रूरत पड़ सकती है। रोली समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। मन जब ज़्यादा परेशान होता है तो हाथ दुआओं के लिए भी नहीं उठती। रोली अपने सुहाग की रक्षा के लिए ईश्वर से गुहार लगा रही थी, तो माँ बाप भी अपनी बेटी की जीवन रक्षा मांग रहे थे। रोली का और नीलेश का ब्लड ग्रुप एक ही था। रोली ने कहा, डॉक्टर साहब आप मेरा ब्लड ले लीजिए। रोली ने ब्लड दे दिया। नीलेश की हालत गंभीर होती जा रही थी। उसके सिर में चोट आई थी। रक्तस्राव अधिक होने के कारण डॉक्टर ने कहा वो कोमा में जा सकता है। सभी लोग अपने अपने इष्ट से मन्नत मांग रहे थे। कोई अपनी उम्र देने की दुआ कर रहा था तो कोई अपने इष्ट से नीलेश के जीवन की मन्नत मांग रहा था। रोली कह रही थी, ईश्वर मेरी उम्र इनको लग जाए, मुझे कुछ हो जाए पर इन्हें कुछ ना हो। डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। रात भर सभी लोग परेशान रहे। कभी दुआ मांगते तो कभी अंदर से दिल धक धक हो जाता है कि कुछ बुरी खबर ना आ जाए। ऐसा लग रहा था कि समय थम सा गया है। जब संकटकालीन बादल मंडराते हैं तो समय का पहिया रुका सा महसूस होता है। कितना ही अंधकार हो, उषा की किरणें रात के अंधेरे को चीरती हैं। सुबह हुई। डॉक्टर ने नीलेश के कोमा में जाने की सूचना दी। आयु जब क्षीण होती है तो दवा और दुआएं बेअसर हो जाती हैं। ऐसा ही नीलेश के साथ हुआ। डॉक्टर ने नीलेश को मृत घोषित कर दिया। रोली तो मानो निर्निमेष झांक रही हो, उसका सर्वस्व लुट गया हो। असमय मौत का आलिंगन जीवित लोगों को असहनीय होता है। पूरा शहर नीलेश की मौत से स्तब्ध रह गया। उच्च घराने का बेटा और उच्च घराने का दामाद, समय तो कभी ठहरा ही नहीं। बेसुध रोली अपने और नीलेश के साथ बिताए पलों को याद करती, फिर वर्तमान की अनहोनी सी सिहर जाती। मेहमानों का आना जाना, उनके मुंह से बेचारी रोली सुनना। लेकिन रोली की सास ने रोली को किसी भी सामाजिक कुरीति में नहीं बांधा। वो उसको अपने साथ सुलाती। नीलेश के माँ पिताजी का स्वयं का दुख, साथ ही नवविवाहित रोली का दुख असहनीय वेदना देता था। उन्होंने रोली की माँ पिताजी को बुलाकर कहा, कुछ समय आप रोली को अपने घर ले जाओ, उसका थोड़ा मन बदलेगा। रोली वहाँ से नहीं जाना चाहती थी। उस घर में नीलेश की यादें बसी हुई थी। वो उन यादों के सहारे ही अपना जीवन काटना चाहती थी। खोई खोई सी दिखने लगी थी। इसीलिए उसकी सास ससुर उसे उसके मायके भेजना चाहते थे। रोली के मना करने पर भी उसके पापा उसे ले गए। रोली के माँ बाप से रोली की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो उसे बाहर ले जाना चाहती थी पर वो कहीं नहीं जाती थी। ऐसा लगता था कि वो सुनने में झांक रही है। रोली को अपने और नीलेश के साथ बिताए समय की याद आती रहती थी। रोली की माँ उसे समझाने का प्रयास करती थी कि बेटा अभी तुम्हारे जीवन की शुरुआत है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचना होगा। वो उसे पुनर्विवाह के लिए तैयार करना चाहती थी। वो कहती, ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, जीवन जीने का नाम है। पहाड़ सी ज़िंदगी, तुम अकेले कैसे जियोगी। लेकिन रोली साफ इनकार कर देती। नीलेश की यादों में खोई रहना चाहती थी। वो नीलेश के माँ पिताजी को भी
नहीं छोड़ना चाहती थी। जिंदगी कभी कभी ऐसे दोराहे पर आ खड़ी होती है कि न वर्तमान हाथ होता, ना ही भविष्य नजर आता, और हम कुछ निर्णय लेने में भी सक्षम नहीं होते। कुछ भावनाएं, कुछ जुड़ाव ऐसे होते हैं जो ताउम्र नहीं भूले जाती। ऐसे ही कसमकस में रोली का मन और समाज का पुनर्विवाह का दबाव। रोली सोचने लगी, पहले विवाह के लिए जिंदगी ने परेशान किया, अब पुनर्विवाह का दबाव मुझे जीने नहीं देता। रोली अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित करना चाहती थी। रोली की हालत उसके पापा मम्मी से देखी नहीं जाती थी। वो गुमसुम अपने आप में खोई खोई सी रहती थी। उसकी माँ उससे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो संक्षिप्त उत्तर देकर अपने आप में खोई रहती थी। कभी कभी ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है कि जीना भी नहीं चाहती, लेकिन जीना पड़ता है। जीवन की रणभूमि में कभी कभी स्वयं को ही अर्जुन और स्वयं को ही पार्थ बनना पड़ता है। रोली भी कुछ ऐसी ही मनस्थिति से गुजर रही थी। वो जीना भी नहीं चाहती थी, लेकिन उसके संस्कार उसे जीवन से मुंह मोड़ने नहीं देना चाहती थी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। फिर रोली की मम्मी पापा ने उसका मन लगने के लिए उसको एक स्कूल में जॉब लगवा दी थी। रोली वहाँ पर भी सभी से कम ही बात करती थी, लेकिन स्कूल जाने से उसकी एक नियमित दिनचर्या हो गई थी। रोली के पापा उसको उसकी ससुराल भी सास ससुर से मिलवाने ले जाते थे। स्कूल वाले भी रोली का बहुत ध्यान रखते थे। सभी लोग सोचते थे कि किसी तरह रोली का ध्यान परिवर्तित हो। वहाँ पर एक टीचर रोली की दोस्त बन गई थी। धीरे धीरे बात करते करते पता चला कि उनकी भी साहित्य में रुचि है, थोड़ा बहुत लेखन कार्य करती हैं। उन्होंने रोली से कहा, तुम्हें किसी चीज़ का शौक़ है? रोली ने कहा, मुझे भी पढ़ने और लिखने का शौक़ था, लेकिन अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे गाने सुनने का भी बहुत शौक़ है, लेकिन अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी ज़िंदगी नीलेश की यादों के सहारे गुजारना चाहती हूँ। रोली अक्सर ख्यालों में नीलेश के साथ गुजरे हुए पलों को याद करती रहती थी। रोली की शिक्षिका सहेली ने कहा कि कुछ समय तुम अपने शौक़ को पुनर्जीवित करो, सुबह शाम पूजा करो। रोली ने कहा, मेरा पूजा में बिल्कुल मन नहीं लगता। मुझे भगवान से कोई शिकवा नहीं, लेकिन मेरी अब भगवान में आस्था भी नहीं। लेकिन उसकी मम्मी और सभी के कहने पर थोड़ा थोड़ा रोली अपना मन पूजा पाठ में और थोड़ा स्कूल जाने में लगाने लग गई। रोली की सास भी जब तब उसे फ़ोन पर बात करती थी और अपने साथ गुजारे हुए पलों को याद करती। वो अंदर से टूटी हुई थी, लेकिन रोली को दिलासा देती रहती थी। रोली उनसे मिलने भी जाया करती थी। समय गुजरता गया। रोली की शिक्षिका मित्र धीरे धीरे उसके लिए कुछ पुस्तकें लागत देती थी, तो रोली का साहित्य रुचि पुनः जागृत हो गई। हम कितने भी बुरे दौर से गुजर रहे हों, ईश्वर कुछ सहारे अवश्य भेजता है। कुछ हाथ थामने वाले या कुछ शौक़ के रूप में हमें कुछ न कुछ संबल जरूर मिलता है। रोली की उन महिला मित्र का नाम सुगंधा था। सुगंधा ने रोली के जीवन में साहित्य की सुगंध बिखेर दी। साथ ही वो रोली को कभी कभी बाहर ले जाती थी, उसके मन की व्यथा सुनती थी, कुछ पुस्तकें लाकर देती थी जिनको रोली पढ़ती थी। कभी कभी कुछ गाने भी सुनती थी जिन्हें रोली सुनकर खुश होती थी। धीरे धीरे रोली का मन सुगंधा के साथ लगने लग गया। उसके मम्मी पापा ये देखकर खुश होने लग गए कि हमारी बेटी ने ज़िंदगी से मुँह नहीं मोड़ा। धीरे धीरे उसकी मम्मी उससे कहती कि बेटा, अभी तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, जो हो गया उसको भूल जाओ, अब तुम्हें कुछ आगे के जीवन के बारे में सोचना है। एक दिन रोली के सास ससुर रोली के घर आई। उन्होंने रोली को बहुत प्यार से समझाया, बेटा रोली, तुम हमारी बेटी ही हो, हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, तुम्हें अपने जीवन में फिर से बहार लानी होगी। रोली ने कहा, आप लोग मेरी चिंता ना करें, मैं नीलेश की यादों के सहारे जीवन को जानना चाहती हूँ। लेकिन उसके मम्मी पापा और सास ससुर ने समझाया कि अकेले जीवन नहीं कटता है, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम्हें कुछ सोचना होगा। रोली नीलेश की यादों में इतना खोई रहती थी कि वो दूसरे परसों का आसपास सोचकर सिहर जाती थी। वो सोचती थी कि जितना साथ है उतना ही ठीक है, अब मैं अकेली ही ठीक हूँ। जीवन में कितना ही अंधकार हो, रात्रि के बाद उषाकालीन किरण गहन अंधकार को चीरती है। नीलेश की मौत को
6 महीने हो चुके थे। रोली थोड़ा थोड़ा जीना सीख गई थी। वो अपने स्कूल की दिनचर्या में व्यस्त रहने लग गई थी। रोली सोचती थी कि पहले विवाह में इतना समय लगा और उसके बाद ऐसा हादसा हो गया। यदि मैंने किसी और के साथ अपनी जीवन डोर बांध ली, फिर ऐसा हादसा हो गया तो फिर मैं क्या करूँगी। इसीलिए वो दूसरा विवाह करना ही नहीं चाहती थी। वो सोचती थी शायद मेरे जीवन में दाम्पत्य सुख नहीं है। वो सोचती थी कि शायद मेरा जीवन दूसरों की सेवा के लिए है। मैं अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दूंगी। लेकिन उसके मम्मी पापा और समाज के दबाव से वो परेशान हो जाती थी। अक्सर लोगों के मुंह में दबी आवाज़ में वो पुनर्विवाह की बात सुनती रहती थी। कुछ लोग स्वयं ही उसके सामने विवाह प्रस्ताव लेकर आ जाते थे। वो इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो जाती थी। रोली की सखी सुगंधा रोली की मानसिक स्थिति को भली बात समझती थी। वो उसका वो काम करवाती जिसमें रोली मानसिक तनाव महसूस न करे। इसीलिए वो रोली को अच्छा साहित्य पढ़ने को देती, संगीत की बात करती थी। एक दिन रोली को उदास देखकर सुगंधा ने कहा, चलो हम दोनों कुछ किताबें खरीद कर लाते हैं। सुगंधा के साथ रोली अपना मन बदलने के लिए एक बुक स्टोर पर चली गई। रोली की नज़र एक किताब पर पड़ी जिस पर शरणागत लिखा हुआ था। लेखक का नाम देखा, सागर रोली लिखा हुआ था। रोली को कुछ एहसास हुआ और वो तुरंत समझ गई कि सागर जरूर वही होगा। भावनाओं का वेग शब्दों से कहीं ज़्यादा होता है। रोली को कुछ एहसास हुआ। उसने वो उपन्यास तुरंत खरीद लिया। उसकी सखी ने भी एक किताब ली। फिर दोनों एक दूसरे के पढ़ने की बात करके हंसने लगी। रोली के चेहरे पर हंसी देखकर सुगंधा का मन खिल गया। कुछ लोग दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढते हैं। हालांकि कम लोग होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हृदय प्रसन्नता का संदेश ही देते हैं। ऐसी ही सुगंधा थी। दोनों सखियां अपने अपने घर आ गई। रोली का मन बेचैन सा था। वो जल्दी से जल्दी उस उपन्यास को पढ़ना चाहती थी। उसने जल्दी से काम निपटा कर रात्रि में उस किताब को पढ़ना शुरू किया। उस किताब पर सागर की फ़ोटो बनी हुई थी। फ़ोटो देखकर रोली की मन में एक अजीब सी सिरहन हुई। वो अपने और सागर के बीच हुई वार्तालाप और एक छोटी सी मुलाकात, जो दो अजनबियों की मुलाकात थी, उस मुलाकात को सोचने लगी। उपन्यास को पढ़ना शुरू किया। एक मुजरिम की कहानी, जो कि अत्यंत प्रतिभाशाली युवक है। वो बेहद गरीब परिवार से है। उसके परिवार में उसकी माँ के अलावा कोई नहीं। रात दिन करके वो इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया है। साजिश के तहत उसको रिश्वत लेने के आरोप में जेल की सज़ा हो जाती है। पैसे के अभाव में वो केस नहीं जीत पाता है। उसको जेल हो जाती है। जेल में वो अवसादग्रस्त हो जाता है। उसके मन में आत्महत्या करने का विचार आता है। फिर वो सोचता है ऐसी ज़िंदगी से तो भाग जाना अच्छा है, और वो जेल से रात्रि में भाग जाता है। परिस्थिति बस बना मुजरिम, जो कि निहायत ही शरीफ इंसान है, पुलिस से बचने के लिए किसी अनजान घर में चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक अनजान उसकी हम उम्र लड़की से होती है, जो उसे एक रात्रि की पनाह देती है। वो उसकी सारी व्यथा भी सुनती है। उस रात्रि की सरल से उसे न केवल पनाह मिलती है, बल्कि उसे जीवन दान मिलता है। उसको देखकर उसे जीने की आरज़ू पैदा होती है। वो मौत से भागकर जीवन जीने की सोचने लगता है। वो उस उपन्यास के जरिए उस अजनबी को धन्यवाद अदा करना चाहता है, जिसका वो शरणार्थी बना था। कहना चाहता है कि कभी कभी हमारी छोटी सी मदद किसी को जीवन दान भी दे देती है। उपन्यास पढ़कर रोली का मन विचलित होने लग गया। वो अपने और सागर के बारे में सोचने लग गई। वो सोचती है कि सागर ने तो बताया ही नहीं कि वो इनकम टैक्स ऑफिसर था। उपन्यास में उसकी फ़ोटो को देखकर उसके और सागर के बीच हुई वार्तालाप को सोचती है। उसको ऐसा लगता है जीवन जैसी किताब है, कभी कोई अध्याय खुलता है और वो उस अध्याय का पूर्णतः हिस्सा बन जाती है। एक अध्याय नीलेश का, दूसरा अध्याय अकेलेपन का अध्याय, और अब सागर की किताब का मिलना जिंदगी जैसे पहेली बन गई हो। जिस राह की वो राहगीर बनती है, फिर कोई नया चौराहा आ खड़ा होता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाती है। शरणागत उपन्यास को पढ़कर रोली का मन अपने पुराने समय में लौट गया।
उसका मन एक अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा। वो सोच रही थी कि काश सागर से मुलाकात हो जाए। पता नहीं वो कहाँ होगा। वो कभी अपने और सागर के बीच हुई वार्तालाप को याद करती तो कभी उपन्यास में लुकी बातों को याद करती। उसने उपन्यास में सागर का मोबाइल नंबर देखा। वो सोच रही थी कि सागर को फ़ोन लगाकर सारी व्यथा सुना दी, लेकिन वो कभी समाज के डर से तो कभी खुद की ही डर से कि वो सागर को क्या जवाब देगी, फ़ोन करने से डरने लगी। उसके बाद रूली रोज़ के कार्यों में जुट गई और वो स्कूल गई। उसका खोया खोया मन देखकर सुगंधा ने उससे पूछा कि आज तुम कुछ खोई खोई लग रही हो, कुछ परेशानी हो तो बताओ। रोली ने टालना चाहा कि कुछ नहीं है, लेकिन जो जो लोग दिल के करीब होते हैं वो अपनों की परेशानी देख ही लेते हैं और वो हमारे सुख दुख को पढ़ भी लेते हैं। सुगंधा भी रोली को दिल से चाहती थी। उसने रोली से पूछा तो रोली ने सारी बात सुगंधा को बताई। सुगंधा मन ही मन बहुत खुश हुई कि चलो ये ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है। और उसने कहा कि तुम्हें सागर से ज़रूर मिलना चाहिए। तुम घर जाकर सागर को फ़ोन ज़रूर करोगी। जब हमारे अंदर कोई द्वंद्व चल रहा हो और दूसरा व्यक्ति किसी एक बात की पुष्टि कर दे तो वो द्वंद्व स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ऐसे ही रोली को लगा कि सुगंधा भी फ़ोन करने को कह रही है तो मुझे सागर से बात कर लेना चाहिए। सांझ की बेला में उसने कांपते हाथों से सागर का नंबर डायल किया। फ़ोन की घंटी गई, लेकिन फ़ोन नहीं उठा। रोली को लगा हो सकता है वो कहीं व्यस्त हो। थोड़ी देर बाद ही फ़ोन की घंटी बजी और रोली ने कॉल उठाया। रोली, तुम कैसी हो? आज इतने समय बाद तुम्हारा फ़ोन देखकर मैं खुशी व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। तुम कैसी हो? सागर ने कहा। मैं ठीक हूँ। मैंने तुम्हारा उपन्यास शरणागत पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। रोली ने कहा। हाँ हाँ, ओह, तो इसीलिए मेरी याद आई। सागर ने हंसते हुए कहा। मेरी ज़िंदगी में तो इतना कुछ घटित हो गया जैसे ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई हो। रोली ने सागर से कहा। क्या हुआ बताओगी? सागर ने रोली से कहा। सारी बातें फ़ोन पर बताना संभव नहीं, रोली ने कहा। किसी कैफ़े में मिली? सागर ने पूछा। रविवार को मिलते हैं, रोली ने कहा, और दोनों ने फ़ोन रख दिया। रोली अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गई। वो सागर से मिलने का ख्याल सोचकर ही खुश होने लगी। रविवार को नियत समय पर दोनों कैफ़े में पहुंच गए। दोनों में औपचारिक हाय हेलो हुई। फिर सागर ने रोली से कहा, बताओ क्या हुआ तुम्हारी ज़िंदगी में? तुम्हारी शादी हो गई थी, इतना पता है मुझे, इसीलिए मैंने तुम्हें फ़ोन करना उचित नहीं समझा। सागर ने रोली से कहा। रोली ने कहा, तुम कैसे हो? मैं तो बताऊंगी मेरे साथ क्या हुआ, पहले तुम बताओ तुम कैसी हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ? सागर ने कहा। रोली ने अपने जीवन में घटित हुए सब कुछ सागर को बताया। उसने कहा, 6 महीने में मैंने जीवन का सबसे अच्छा और सबसे बुरा समय देख लिया। एक औरत के जीवन का सपना क्या होता है वो देख लिया, और उसकी दुनिया कैसे उजड़ती है ये भी देख लिया। कहते कहते रोली की आंख में आंसू आ गई। रोली की आंख के आंसू देखकर भाव विभोर हुआ सागर रोली के आंसुओं को पोंछने लगा और उसने कहा, सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा घटित हुआ, पर ईश्वर की मर्जी के आगे हम सभी नतमस्तक हैं। नियति को मानकर हमें स्वीकार करना चाहिए। मैं तो सोचता था तुम अपनी दुनिया में खुश होगी और मैंने अपने आप को व्यस्त कर लिया था। मैं तुम्हें हर रोज़ हर पल याद करता हूँ, लेकिन तुम्हें तुम्हारी दुनिया में खुश समझकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, सागर ने कहा, और दोनों भाव विभोर होकर एक दूसरे को देखने लग गए। रोली ने सागर से कहा, मेरे साथ तो जो हुआ वो सब मैंने तो बता दिया, अब तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में बताओ। तुम तो बहुत बड़े लेखक बन गए हो, तुम्हारा उपन्यास तो लेखन जगत में धूम मचा रहा है। सागर ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारी उस रात की सरल ने मुझे न केवल सुरक्षा दी बल्कि मुझे जीवन जीने की आरज़ू भी दी। मुझे तुम पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। मैं तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन अपनी कुछ फ़ोन की बातों के बाद मुझे तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता चल गया। फिर मैंने तुम्हारी ज़िंदगी से दूर हो जाना उचित समझा। उस रात के बाद सुबह होते ही मैं दूसरे शहर चला गया था। वहाँ मैंने अपना हुलिया बदला और मैं काम की तलाश में निकल गया। मुझे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। मेरी जीविका चलने लग गई।
मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता था। तुमने बताया तुम्हें लेखन पसंद है, तो मैं धीरे धीरे लिखना शुरू किया। लोगों को पसंद आने लगा। पहले मैं अपनी पहचान छुपाना चाहता था, फिर मैंने सोचा ज़िंदगी को जिंदा दिली से जिया जाए। मैंने उसी नाम से लिखना शुरू किया, साथ में तुम्हारा नाम भी जोड़ लिया। मैं अपनी माँ को भी साथ ले आया। मैं अपना कोर्ट केस भी जीत गया। मेरी माँ मुझ पर मेरे विवाह के लिए दबाव बनाती रही, लेकिन मैं विवाह का नाम आते ही बात टाल देता था। एक शरीफ इंसान से मुजरिम का सफ़र और मुजरिम से लेखक का सफ़र, यही है मेरी जीवन यात्रा। जज साहिबा के सामने मुजरिम हाजिर है, कहकर सागर जोर जोर से हंसने लग गया। मतलब तुमने शादी नहीं की? गजब है, रोली ने भी हंसते हुए कहा। कोई पसंद ही नहीं आई, सागर ने कहा। अब वह चलना चाहिए, रोली ने कहा। अगले दिन रोली नित्य प्रति काम निपटा कर स्कूल जाने लगी। बहुत दिनों के बाद उसे अपने तन और मन में ऊर्जा नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर एक चमक आ गई थी। आज वो कुछ अच्छी तरह तैयार भी हो गई थी। जैसे ही स्कूल पहुंची, उसकी सहेली सुगंधा ने कहा, अरे वाह, आज तो मैडम जम रही हैं। कुछ खास बात है क्या? अरे कुछ भी नहीं, रोली ने कहा। रोली की खुशी को देखते हुए सुगंधा ने कहा, कुछ तो ज़रूर है। फिर रोली ने बताया, कल सागर से मिली थी। सुगंधा चुटकी लेने लगी। ओहो, तो ये सागर से मुलाकात का कमाल है। बताओ बताओ, दोनों की क्या बात हुई? सुगंधा ने कहा, 2 साल के भीतर हम दोनों के जीवन में जो घटित हुआ वो बताया। रोली ने कहा। रोली आज बहुत दिनों के बाद खुश नज़र आ रही थी। प्यार का स्पर्श ही जीवन में उमंग लाता है। तुम्हारे उदासीन चेहरे पर आज बहुत दिनों बाद मैंने चमक देखी है। मैं तुम्हारी अजीज दोस्त हूँ। तुम मुझसे कुछ छिपा नहीं सकती हो। तुम्हें सागर से बात करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, सागर ने शादी की या नहीं? सुगंधा ने रोली से कहा। नहीं, सागर ने शादी नहीं की, रोली ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। तुम्हें एक दूसरे से मिलना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए, फिर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। सुगंधा ने रोली से कहा। नहीं, मैंने जीवन में इतना बड़ा धोखा खाया है। मैं सोचती हूँ मेरे जीवन में वैवाहिक सुख नहीं है, इसीलिए मैं दोबारा शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहती। रोली ने कहा, ज़िंदगी कभी कभी इम्तिहान लेती है। आना और जाना नियति होती है, हम उसको नहीं बदल सकते। जिस व्यक्ति का साथ जितना है उसका उतना ही रहेगा। इसीलिए जो हो गया उस पर मलाल मत करो। कुछ फैसले ईश्वर के होते हैं, हम उन फैसलों को नहीं बदल सकते। हम उन्हीं परिस्थिति में अपना बेहतर दे सकते हैं। सुगंधा ने रोली से कहा। सुगंधा मन ही मन सोचने लगी कि क्या मुझे एक बार सागर से मिलना चाहिए जो रोली को समझा सके। सुगंधा ने रोली से कहा कि तुम अपना मन शांत रखो और जो वर्तमान में मिल रहा है उसमें खुश रहो। जीवन की बर्तनी कभी सीधी नहीं चलती, कुछ न कुछ उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। रोली ने नीलेश की मौत को अपनी नियति मानकर अकेले जीवन जीने का फैसला कर लिया था, लेकिन अचानक सागर का मिल जाना उसके मन मस्तिष्क को विचलित कर गया। वो कुछ खोई खोई सी रहने लग गई थी। उसके माँ पिताजी से भी उसकी उदासी देखी नहीं जाती थी। वो सोचती थी कि वो अकेले होने की वजह से उदास है। एक दिन रविवार को अचानक सागर का फ़ोन आया। उसने रोली से कहा कि मैं जब से तुमसे मिला हूँ मेरा मन तुम्हारी ही बातों में खोया रहता है। क्या हम दोनों फिर से बात कर सकते हैं? रोली को भी उससे बात करके अच्छा लगा और वो दोनों बात करने लग गए। रोली के चेहरे पर एक चमक सी आ गई थी। रोली जब स्कूल गई तो सुगंधा ने उसके मनोभावों को पढ़ लिया। वो सोच रही थी कि मुझे अंकल आंटी से बात करना चाहिए जो रोली और सागर को मिलवा सके। सुगंधा ने रोली की माँ से बात की। आंटी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, रोली की अनुपस्थिति में। अगले दिन सुगंधा कुछ काम का बहाना करके स्कूल से जल्दी चली गई और वो रोली के घर गई थी। उसने रोली के माँ बाप को सागर के बारे में बताया। उसने कहा, रोली में भी एक नई ऊर्जा दिखी है मुझे, तो आप लोगों को सागर से बात करना चाहिए। रोली के माँ बाप को रोली के जीवन में आशा की किरण दिखाई दी। ये देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो जल्दी से जल्दी सागर से बात करना चाहती थी। रोली के घर आते ही रोली की माँ ने रोली के हाल चाल पूछे और
धीरे धीरे सागर के बारे में जानना चाहा। रोली समझ गई थी, ज़रूर सुगंधा ने ही सागर के बारे में बताया होगा। रोली की माँ ने सागर का फ़ोन नंबर लिया। अगले दिन रोली के पिता ने सागर से फ़ोन पर बात की और मिलने का समय लिया। फिर दोनों ने एक कैफ़े में मिलने का निश्चय किया। दोनों कैफ़े में मिले। रोली के पापा को सागर से मिलकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने रोली के जीवन में घटित हुई सारी घटना बताई और उन्होंने कहा, बेटा, मैं रोली का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें मंजूर हो तो। सागर ने कहा, मेरे लिए तो ये सोचने का विषय ही नहीं है। मुझे तो रोली पसंद ही थी और रहेगी। बस रोली को अच्छा लगना चाहिए। धीरे धीरे बात बनती गई। सुगंधा ने रोली से कहा कि अकेले जीवन नहीं कटता, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। सागर से अच्छा चाहने वाला तुम्हें इस दुनिया में नहीं मिलेगा, इसीलिए तुम्हें बिना विलंब किए सागर का हाथ थाम लेना चाहिए। रोली भी सागर के प्रति आकर्षण महसूस करती थी और जब से सागर से मुलाकात हुई थी उसमें जीने की उमंग आ गई थी। इसीलिए उसने सोचा, शायद ये मेरे और मेरे परिवार के हित में रहेगा, और उसने भी स्वीकृति दे दी। रोली के माँ बाप ने नीलेश के माँ बाप को बुलाकर सारी बातें बताई। उन्होंने कहा, बिटिया की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। हम तो स्वयं भी यही चाहते हैं कि रोली को फिर से नई जिंदगी जीनी चाहिए और सागर से बेहतर कोई साथी नहीं मिल सकता। सबकी रजामंदी से एक छोटे से समारोह में रोली और सागर का विवाह हो गया। दोनों ने नए जीवन की शुरुआत कर दी। रोली के जीवन में फिर से प्रेमिल बिछौना बिछ गया था। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।